हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं अभी प्रोडक्शन का जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है यूट्यूब चैनल पे, है ना? वो आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग मैसेज डालते हैं कमेंट में, जिस तरीके से मैसेज करते हैं, मुझे लगता है कि आप खूब मज़े कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, सिलेबस बढ़ते जाएगा, ठीक? सिलेबस बढ़ते जाएगा तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन के बिना, है ना, आप भूल जाएंगे। इंसान की सबसे अच्छी फितरत क्या होती है कि वो भूल जाता है। पढ़ाई में वो बुरी है, बाकी चीज़ों के लिए अच्छी, बाकी चीज़ों के लिए अच्छी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि भाई जो इंसान है ना, उसकी सबसे अच्छी फितरत यही है कि वो भूल जाता है, ठीक है ना? जैसे आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कभी रिलेशनशिप में रहे होंगे, या किसी से लड़ाई होगी, कुछ भी होगी, लेकिन आज आप दोस्त होंगे या उन चीज़ों से मूव ऑन कर गए होंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को टाइम के साथ भूल जाते हैं। सो सेम आप पढ़ाई, आपके साथ पढ़ाई में भी होगा, क्योंकि ये तो भाई हमारे साथ इनबिल्ट है ना कि हम चीज़ों को टाइम के साथ भूल जाते हैं। सो अगर याद रखना है चीज़ों को, पढ़ाई में याद रखना है, ठीक है ना? सो पढ़ाई में याद रखना है अपने को चीज़ों को, तो रिवीजन जरूरी है। मिनिमम जो एक बार पढ़ते हैं उसको 3 बार आप रिवाइज कीजिए, 3 बार कम से कम आप रिवाइज कीजिए, ठीक है? उसकी कोशिश कीजिए। वैसे तो क्रैश कोर्स में हम हाई एंड पॉइंट को ही कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ, अभी तक आप देखे होंगे, हाँ ना? तो इससे शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर इसके अलावा भी और चीज़ों को कहीं से कलेक्ट करके आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको बुक रिफर करना चाहिए, तो आप घोषण मलिक की किताब आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, या पी एन राव आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? जब आप किताब से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली पूरा किताब याद नहीं रखा जा सकता यार। आप कैसे याद रख सकते हो? मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई पूरी किताब याद रख पाएगा, नहीं है, ठीक है ना? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जरूरी क्या है कि वहां से जो चीज है, जो बोलते हैं सारांश, है ना, जो क्रिप्स, वो एकदम मुझे बोलना चाहिए मलाई वाला जो पोर्शन है, वो निकालो वहां से, है ना, जो जरूरत है अपने को एग्जाम में, और उस पोर्शन को आपको नोट करना चाहिए एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है तो। वैसे तो क्रैश कोर्स में अगर मैं बोलूं, सो अबाउट 70 to 80% जो चीजें हैं वो कवर हो जा रही है, ठीक है ना? टिल नाउ अभी आप लोग मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी चीजें कवर हो गई है, ठीक है? इस तरीके से आपको चलना रहेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने टाइम में बोलूं, मैं प्रैक्टिस किस तरीके से करता था जब मैं रिविजन करता था। पहले तो मैं पढ़ लिया हूँ जो मेरे पास नोट्स है वो, और उसके बाद ना मैं पूरा पढ़ा था, है ना? ऑब्वियसली अगर बहुत अच्छा रैंक स्कोर करना है तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और क्रैश कोर्स के साथ अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट सही से डालते हैं तो आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। यह आपके मेहनत और स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करेगा। मैं क्या करता था कि शॉर्ट नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद ना रफ कॉपी में लिखता था स्टार्ट टू लास्ट शॉर्ट नोट्स को, वापस शॉर्ट नोट्स को अलग रख देता था, लिखना शुरू कर देता था, पहला फॉर्मूला क्या था, ये किस लिए यूज होता था, कैसे था, क्या चीजें था, है ना? और मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मेरे साथ एक दोस्त रहता था, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, तो उससे ना मैं कॉपी को पकड़ा देता था, जो भी है ना, शॉर्ट नोट्स और कॉपी, उसको पकड़ा देता था और बोलता था भाई पूछो। आधा पौन घंटे का मजा रहता था, है ना? वो पूछते जाता था, मैं बताते जाता था। तो वो उस तरीके से मेरा रिवीजन वाला पार्ट था। जब कोई नहीं रहता था तो मैं लिख के रिवीजन करता था, कोई है मेरे साथ, मित्र है कोई, जिसको को मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से पूछ लो, तो वो पूछता था, मैं बताते जाता था। तो इस तरीके से ना चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ऑब्वियसली यार आपको याद रखना पड़ेगा। आप 3 घंटे एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, वो एग्जाम जिसके लिए पूरे साल, ये जो अभी अभी जो मेहनत आप शुरू किए हैं, है ना, ये पूरा टाइम अपने को ये मेहनत करना है उस एग्जाम के लिए। और दूसरी चीज और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। तो मतलब इस साल आप भूल जाइए कि आपका कोई दिवाली आने वाला है या कोई न्यू ईयर आने वाला है ना? मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं इवन तो प्रिपरेशन के बाद भी मुझे ऐसा कई बार हुआ है कि मैं दिवाली या होली या न्यू ईयर नहीं हो पाया। हाँ, एक टाइम के बाद आपको मिलेगा, जरूर मौका मिलेगा यार, आप अच्छी जगह पे पहुंचोगे। अब मैं जिस दिन चाहूं उस दिन मेरा न्यू ईयर, जिस दिन चाहूं उस दिन दिवाली, यार अल्टीमेटली तो चीजें वही है ना। सो इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? रिवीजन इज द की, ठीक? रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। और टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करो। आप 24 आवर्स को डिवाइड करो प्रॉपर, कि कितने टाइम मुझे सोना है, कितने टाइम के लिए मुझे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कोई जॉब करता हूँ तो जॉब में किस तरीके से मुझे
चीज़ों को करना है। जॉब में भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल में चीज़ों को रख लिया, वहाँ पे रिवाइज कर लिया, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे ना सिर्फ प्रिपरेशन में दिमाग में ना एक ही चीज़ चलते रहता है, यार ये पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, ये चीज़ें कर लेता हूँ। और एक चीज़ ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ तो होता ही था कि जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस समय दिमाग उस सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से चलता है। बाद में थोड़े दिन बाद वो सब्जेक्ट ना पूरा खत्म हो जा रहता है। सो इसीलिए जरूरी है बीच बीच में रिवीजन करना। आप ना अभी 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आगे फिर से आपके शुरू होंगे दूसरे सब्जेक्ट, है ना? वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो पूरा प्लान है ना? अभी रिवील नहीं करने वाला मैं, बाद में रिवील होगा, आप देख रहे होंगे। आपको फिलहाल मुझे लगता है ये पूछने से ज्यादा कि सर कब खत्म होगा, ये पूछने से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं सर, मजा आ रहा है सर, हाँ सर हमसे क्वेश्चन हो रहा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना? ऑब्वियसली यार हमने वादा किया है तो ये चीजें हम फॉलो करेंगे ना, इतना मेहनत इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है ना? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम है जो अपने को करना रहता है ना? सबकी फैमिली होती है। पढ़ाने के अलावा एक टीचर का लाइफ अगर मैं बोलूँ तो लगता भले आसान है, जैसे आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, कैमरे के उस पर देख रहे हैं, है ना? आप देख रहे होंगे, यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है पढ़ाना ही तो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? कि पढ़ाने के साथ साथ जैसे दिन में अगर मैं बोलूँ आपको 6 घंटे क्लास लेना है ना? तो आपको लगेगा बस 6 घंटे, ठीक है यार 8 घंटे का तो जॉब होता है, 6 घंटे, बट दैट 6 घंटे ना आसान नहीं है, और रोज रोज लेना रहेगा तो और मुश्किल होने वाला है। सो वो मेहनत का ना अपने को रिटर्न चाहिए रहता है, और रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैं बोलूँ कि यार आप लोगों के लिए ये कोर्स फ्री है तो रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपका एक फॉर्म में मिलने वाला है, एक है एप्रिशिएशन, है ना? उसी में मैं बात करूंगा एप्रिशिएशन और आपका रिजल्ट। रिजल्ट और रिजल्ट तभी आएगा जब आप स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे। ठीक ठीक है डियर, सो शुरू करते हैं। मैं लास्ट क्लास तक आप लोगों को शेपर और प्लेनर के बारे में बता दिया था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट था फॉर पर्टिकुलर दैट टॉपिक, है ना? मैंने आपसे बात कर लिया था। अब मैं बात करूंगा आज ड्रिलिंग के बारे में। ड्रिलिंग, है ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस, है ना? ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, हाँ ठीक है, मेरे पास ड्रिल बिट भी है। सो ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू प्रोड्यूस होल, ठीक है ना? आप होल प्रोड्यूस करते हैं, और होल प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोटरी कटर और रोटेटिंग कटर, दैट इज नोन एज ड्रिल बिट, लाइक दिस, ठीक है ना? एकदम डिटेल में नहीं जाने वाले अपन ड्रिल बिट के ज्योमेट्री पे, है ना? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सुनिएगा। ये एकदम छोटा ड्रिल बिट है, इंडस्ट्री में इससे बड़े बड़े ड्रिल बिट यूज होने वाले हैं। सो ये है ड्रिल बिट। अगर ध्यान से देखोगे ना, सो ये वाला जो इंड है, ये वाला, ये कहलाता है चिसल एज, ये वाला, ठीक? और ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये कहलाता है पॉइंट एंगल। दिस इज नथिंग बट योर पॉइंट एंगल, ये कहलाता है पॉइंट एंगल, ठीक है ना? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कहलाता है फ्लूट। ये जो आपका ये वाला, है ना, ये वाला जो पोर्शन है जहां से मैं बोलूं कि ये गैप है, ये वाला पोर्शन गैप है, वो कहलाता है फ्लूट। और ये फ्लूट इसलिए दिया जाता है ताकि जब ये कटिंग करे ना, ये कटिंग करे, सो यहां से चिप इस तरीके से बाहर निकल जाए। होल है, होल है, सो होल में से चिप को बाहर निकलने के लिए जो कट रहा है वो मटेरियल तो निकलेगा ना भाई, सो उसको बाहर निकलने के लिए ये हेल्प करता है फ्लूट। जो फ्लूट आपका बना हुआ है वो हेल्प करता है, ठीक? सो आप और देखेंगे ध्यान से, सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका कट करने वाला है। दो पोर्शन आपका, मतलब 2 कटिंग एज इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। सो इसको या तो डबल पॉइंट कटिंग टूल बोल दीजिए, या तो इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है ना? सो सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के कैटेगरी में, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के कैटेगरी में आ जाता है ड्रिल जो है, ठीक है ना? सो इस तरीके से आपका ये काटने वाला है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। अगर इसको मैंने बोला ये कौन सा प्रोसेस है आपका? प्रोड्यूसिंग होल। आपने देखा होगा यार, ड्रिलिंग ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा ना, इतनी बड़ी जिंदगी और ऊपर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पीआई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको ये कभी ना कभी आपने देखा होगा, बड़ा ऑब्वियस है, ठीक? हाँ, ड्रिल बिट जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, बहुत सारे वैरायटी के आपको ड्रिल बिट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको दीवार में ड्रिल करना है तो उसका जो ड्रिल बिट होता है वो अलग होता है। जैसे आपको मेटल या आयरन वगैरह में होल करना है, उसमें आपको जो ड्रिल बिट यूज करना है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है?
लेकिन जो अगर मैं बोलूँ जो फॉर्मूलेज लगने वाले हैं वो सब में सेम लगने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मशीनिंग टाइम निकालना मतलब ड्रिलिंग टाइम निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में बात करूंगा। सो दिस इज ड्रिलिंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल। ये होल प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, ठीक। होल आपका दो तरीके के होने वाले हैं, एक कहलाता है थ्रू होल। थ्रू होल इस पर थोड़ा सा चेक कर लेना डियर, ठीक है ना। थ्रू होल, थ्रू होल का मतलब क्या होता है, एक होता है आपका ब्लाइंड होल। थ्रू होल का मतलब होता है कि आर पार पूरा इस तरीके से, ये पूरा आर पार होल हो गया, इसको बोलते हैं थ्रू होल। और ब्लाइंड होल होता है कि कोई भी वर्क पीस है आपके पास, आप कहीं यहां तक होल कर पाए, सो ये कहलाता है आपका ब्लाइंड होल। ये ब्लाइंड होल है, ये थ्रू होल है। अगर मैं बोलूं इसका जिस प्लेट में आप होल कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, ऑब्वियसली इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल। स्मॉल साइज होल इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, ज्यादा बड़ा होल नहीं, है ना। और स्टैंडर्ड ड्रिल बिट आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसी से आप होल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम दिस इज योर टीथ थिकनेस ऑफ वर्क पीस। सो आपका अगर ड्रिल बिट आ रहा है तो ड्रिल बिट को पूरा थ्रू आउट द योर थिकनेस ऑफ वर्क पीस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अगर देखोगे, सो दिस इज योर थिकनेस ऑफ वर्क पीस, लेकिन जो होल का कट है ना, कट ऑफ होल, वो कितना है, वो कम है भाई, पूरा थ्रू आउट नहीं हुआ है। सो इसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। ये कहलाता है ब्लाइंड होल, ये कहलाता है आपका थ्रू होल। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन में अगर थ्रू होल या ब्लाइंड होल दिया है ना। सो ब्लाइंड होल दिया रहेगा तो वो साइज दिया रहेगा कि कितने साइज तक मैं ब्लाइंड होल कर रहा हूं, और थ्रू होल दिया रहेगा, है ना, मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया, इवन दो ये तो आपको प्लेट का साइज दे दिया, थिकनेस दे दिया है, और इस तरीके से नहीं बोला कि थ्रू होल कर रहे हैं या आप ब्लाइंड होल कर रहे हो, आपको बोला गया कि वहां पे ड्रिलिंग कर रहे हो, तो आपको एज्यूम करना रहेगा दैट इज योर थ्रू होल। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट होल कि वो थ्रू होल कर रहा है कि ब्लाइंड होल कर रहा है, तो आप उस समय थ्रू होल ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। लेट अस एज्यूम ये कोई वर्क पीस है जिसमें मैं होल करने जा रहा हूं। मैं टोटल होल के बारे में बात कर रहा हूं अभी, मतलब थ्रू होल के बारे में बात कर रहा हूं, और ब्लाइंड होल भी हो जाएगा तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ ऑफ कट है वही चेंज हो जाएगा। तो वो देख लेंगे अपन किस तरीके से हो सकता है ना। सो दिस इज योर वर्क पीस, ओके। और यार ये वर्क पीस का ये इसको मैंने अगर मान लिया, लेट अस अज्यूम ये आपका थिकनेस ऑफ वर्क पीस है टी। सो आप ड्रिल बिट लाएंगे तो किसी डिस्टेंस से लाएंगे, थोड़ा दूर से लाएंगे, इस तरीके से आपका ये ड्रिल बिट आ रहा है, ठीक। सो थोड़ा डिस्टेंस से लाएंगे ऑब्वियसली, है ना, जैसे बाकी मशीनिंग प्रोसेस में आप देखते हैं जैसे शेपर हो या लेथ हो, आप थोड़े डिस्टेंस से लाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर अप्रोच लेंथ। ये है आपका अप्रोच लेंथ, ए एल। अब तक तो ये टर्म से आप अवेयर हो गए हैं, है ना। और क्रमशः लेक्चर देखना भाई, इससे पहले वाले लेक्चर्स देख के ही ये लेक्चर देखना, बीच में आओगे उड़ते उड़ते तो नहीं होगा, नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज योर अप्रोच लेंथ, ये अप्रोच लेंथ हो गया। उसके बाद ये ड्रिल बिट जो है वो अंदर आया, और आपको ये वाला होल इतने दूर तक कट करना है, ये वाला होल इतने दूर तक कट करना है, ठीक है।
यहां तक कट करना है। सो यार आप ना ये ड्रिल बिट को ना यहां तक लाके इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। ये ड्रिल बिट का जो टिप है उसको यहां तक लाके ऐसा नहीं छोड़ने वाले। अगर यहां तक लाके छोड़े, ये देखो ड्रिल बिट का टिप आपका एक्चुअली क्या हुआ कि भाई आपने तो बोला कि सर मैंने तो यहां तक पूरा ड्रिल बिट को इंड तक तो लाया, ड्रिल बिट का टिप इंड तक आया तो होल होना चाहिए। नहीं ना, ये वाला पोर्शन अभी भी बचा है, ये वाला पोर्शन अभी भी बचा है, यहां से तो मटेरियल निकला ही नहीं है। सो क्या करेंगे आप एक काम करेंगे कि थोड़ा सा ना आगे ले जाएंगे। कितना आगे ले जाएंगे सर? मिनिमम कम से कम ये तो कंपलसरी है कि इतना तो मैं ये जो पॉइंट है उसको बाहर निकाल दूं। मतलब ये वाला अगर बाहर आएगा तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा क्या? बिल्कुल सर, ये वाला पोर्शन अब कट जाएगा। ये वाला पोर्शन कट जाएगा क्या? बिल्कुल सर, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। तो ये आपका कट के अब बाहर आ गया। ठीक, ये बाहर आ गया यहां तक। सो दिस इज कंपलसरी कि इतना तो कंपलसरी आपको लाना है, इतना तो आपको कंपलसरी लाना है। सो दिस इज नोन एज कंपलसरी अप्रोच। दिस इज नोन एज कंपलसरी अप्रोच। ये कहलाता है कंपलसरी अप्रोच। ठीक है ना, कि इतना डिस्टेंस तो आपको ट्रैवल, चाहे आपका इवन दो ब्लाइंड होल क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला इतना डेप्थ का आपको करना है, सो यार आपको जो टूल है ना, टूल है वो यहां तक तो आना ही चाहिए। ये जो टूल इस तरीके से आएगा इसमें, ये टूल यहां तक तो आना ही चाहिए, तभी तो कटेगा ना, तभी तो इतना होल हुआ बोलोगे। ये एक्स्ट्रा है ये वाला पोर्शन, लेकिन अगर ये वाला जो टूल टिप है यहीं तक रख दोगे, यहीं तक रख दोगे यहां तक, सो ये देख रहे हो ये वाला पोर्शन नहीं कटा, ये वाला पोर्शन नहीं कटा। सो चाहे ब्लाइंड होल हो या थ्रू होल हो, आपको कंपलसरी अप्रोच देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें होंगी वो बात करेंगे अभी धीरे से। अब देखो ये कंपलसरी अप्रोच हुआ, हो सकता है इसके बाद आप आगे और ले आओ टूल को। सो दिस इज योर ओवर ट्रैवल, दिस इज योर ओवर ट्रैवल। सो यार अप्रोच लेंथ टी प्लस कंपलसरी अप्रोच प्लस ओवर ट्रैवल, दिस इज द टोटल लेंथ। लेट अस अज्यूम एल, एल इज द लेंथ ट्रैवल by tool। ठीक, L इज द लेंथ ट्रेवल बाय द टूल। और आपका जो ड्रिल बिट है उसका डाया मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम D, D इज डाया ऑफ ड्रिल बिट, डाया ऑफ ड्रिल। एक चीज और कि आपका जो डाया ऑफ ड्रिल होगा वही डाया ऑफ होल होने वाला है। सो अगर क्वेश्चन में कई जगह हो सकता है डाया ऑफ ड्रिल की जगह आपको डाया ऑफ होल दिया रहा है ना, दोनों तरीके से खेला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं दिया जाएगा। तो डाया ऑफ ड्रिल बिट और डाया ऑफ होल दोनों सेम अपन एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। सो बोथ आर सेम। सो डाया ऑफ ड्रिल हो गया D। ठीक, यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है, लेट अस अज्यूम ये वाला एंगल, इसको मैंने बोल दिया बीटा, इसको मैंने बोल दिया बीटा। एंड बीटा इज नोन एज पॉइंट एंगल, बीटा इज नोन एज पॉइंट एंगल। और पॉइंट एज एंगल भी कई जगह लिखा मिल जाएगा आपको। सो दैट इज नथिंग बट योर पॉइंट एंगल बीटा जो है। ठीक, सो यहां पे ये जो ड्रिल बिट है ये तो घूमेगा ना भाई, एक स्पीड से घूमेगा, एक स्पीड से घूमेगा। सो लेट अस अज्यूम एन इज योर आरपीएम, रोटेशन ऑफ ड्रिल, आरपीएम में है ये, आरपीएम में। ठीक है भाई, आपका एन भी हो गया। एक होता है फीड एप, रोटेशन सॉरी जो फीड है दैट इज योर, ये आरपीएम इज रोटेशन पर मिनट हुआ, जो फीड होगा वो पर एमएम पर रिवॉल्यूशन में होगा। फीड एमएम पर रिवॉल्यूशन।
मतलब सर, मतलब ये ड्रिल बिट एक बार जब घूमेगा तो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल एक रिवॉल्यूशन में निकालेगा, उसके बारे में बात करेगा। ठीक। सो अगर मैं ड्रिलिंग टाइम आपसे पूछूं कि भाई ड्रिलिंग टाइम क्या होगा, दैट इज यूर नथिंग बट मशीनिंग टाइम। ठीक, ड्रिलिंग टाइम और मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम, और इसी को आप ड्रिलिंग टाइम भी कह सकते हैं। ड्रिलिंग टाइम। So machining time or drilling time is nothing but it is given by Tm equal to L, the length of tool travel, divided by F into N. F into N. So this is your machining time or drilling time, where L जो होगा वो आपका mm में होगा, F जो होगा वो mm पर रिवॉल्यूशन में होगा, और जो एन होगा, है ना, जो एन होगा वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट में होगा। ठीक। सो इस तरीके से आप क्या निकालने वाले हो, मशीनिंग टाइम और ड्रिलिंग टाइम निकालने वाले हो। ठीक है भाई। सो अगर मैं लेंथ ऑफ टूल ट्रैवल बोलूं तो वो कितना होने वाला है, लेंथ ऑफ टूल ट्रैवल एल इक्वल टू यू कैन राइट एल इक्वल टू सर अप्रोच लेंथ। अगर दिया है क्वेश्चन में तो कंसीडर करना है अप्रोच लेंथ, नहीं दिया है तो नहीं कंसीडर करना है अप्रोच लेंथ। ठीक। सो अप्रोच लेंथ होगा, दिस इज द टी जितने में कट करना है, प्लस कंपलसरी अप्रोच, लेट अस अज्यूम कंपलसरी अप्रोच को मैंने एक्स बोल दिया, कंपलसरी अप्रोच इज एक्स। ठीक। उसके बाद प्लस ओवर ट्रैवल। सो दिस इज द टोटल लेंथ, दिस इज द टोटल लेंथ जिसमें आपका टूल ट्रैवल करने वाला है। दिस इज द टोटल लेंथ, है ना, जितना टूल आपका ट्रैवल करने वाला है। सो यार मैंने जैसे आपको बोला कि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा कि अप्रोच लेंथ है, ओवर ट्रैवल है ना, है कि नहीं, वो दिया रहेगा। टी आपका कितना, आपका थिकनेस या कितना डेप्थ ऑफ कट करना है वो दिया रहेगा। अब रही बात कंपलसरी, मतलब ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया है तो नहीं कंसीडर करना है, ये नहीं दिया है तो नहीं कंसीडर करना है, ये बट ऑब्वियस है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए, ये दिया ही रहेगा। ठीक है ना, ये कंफर्म दिया रहेगा। अब रही बात कंपलसरी अप्रोच कब कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना है। देखिए कंपलसरी अप्रोच अगर मैं निकालने जाऊं तो ये वाला पोर्शन आपका कंपलसरी अप्रोच है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपका टूल इस तरीके से आया, है ना, इस तरीके से आया। इसको थोड़ा सा ना बड़ा बनाता हूं। सो माय डियर, दिस इज नथिंग बट कंपलसरी अप्रोच। ये वाला जो लेंथ है यही तो कंपलसरी अप्रोच है। इतना ही लेंथ यहां पे अगर मैं बोलूं यही वाला लेंथ तो कंपलसरी अप्रोच है। ये एंगल टोटल कितना था, बीटा सर, ये टोटल एंगल कितना था, बीटा। ठीक। ये वाला कितना था, ये वाला पोर्शन वो डी के बराबर होगा, डाई ऑफ ड्रिल। ठीक। सो दिस इज योर डी, एंड ये वर्टिकल हाइट है जो वही तो एक्स है, यही तो कंपलसरी अप्रोच है, यही तो कंपलसरी अप्रोच है एक्स। ठीक। सो यही आपका एक्स है। चलिए भाई इसको एक काम करता हूं, एक पोर्शन जो है ट्रायंगल वाला जो मुझे दिख रहा है ना, वो वाला पोर्शन का एनालिसिस करता हूं। ठीक है, ये कितना हो गया, हाफ डी बाई टू। ठीक है, ये डी बाई टू हो गया। ये वाला पोर्शन कितना हो गया, ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, हेलो, हाँ, हेलो हेलो, ठीक है भाई, हाँ, ये हो गया डी बाई टू, ये हो गया एक्स, ये आपका बीटा बाई टू है, बीटा बाई टू। ठीक, हाफ हो जाएगा ना,
पॉइंट एंगल का आपका हाफ हो जाएगा। यार मुझे एक्स निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे एक्स निकालना है सो कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। यार अगर ये एंगल कंसिडर करूंगा, जो एंगल कंसिडर करोगे राइट एंगल ट्रायंगल में, सो ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर। सो आपका tan बीटा बाई 2 इक्वल टू आई कैन राइट व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस d बाई 2x। मुझे x निकालना है, सो x इक्वल टू आई कैन राइट, x इक्वल टू आई कैन राइट d बाई 2 tan बीटा बाई 2, tan बीटा बाई 2 है ना ये, ठीक। सो दिस इज योर कंपल्सरी अप्रोच, दिस इज योर कंपल्सरी अप्रोच। मतलब एक चीज मुझे समझ में आया, क्वेश्चन में अगर पॉइंट एंगल दे रखा है, पॉइंट एंगल दे रखा है, उस समय मुझे कंपल्सरी अप्रोच के लिए जाना है। सो उस समय मैं कंपल्सरी अप्रोच के लिए जाऊंगा, और कंपल्सरी अप्रोच कितना होगा, दैट इज योर x इक्वल टू d बाई 2 tan बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 मींस दैट इज योर हाफ ऑफ पॉइंट एंगल। क्लियर है, ठीक। सो यहां तक अपने को करना है, और इसी से आपका ऑलमोस्ट सवाल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछा कि यार इसमें मेटल रिमूवल रेट क्या होगा, ड्रिलिंग में आपका मेटल रिमूवल रेट क्या होगा, ठीक है। सो मेटल रिमूवल रेट तो पढ़े हैं ना भाई, क्या होता है, एरिया ऑफ कट इनटू वेलोसिटी, यही तो था। अगर ये mm स्क्वायर में है, ये mm पर मिनट में है, तो ये mm क्यूब पर मिनट में आ रहा था इसी तरीके से। तो यूनिट का तो खैर अभी तक अपन सीख गए कि किस तरीके से चीजों को करना है, ठीक। सो अगर मैं बोलूं इसमें मेटल रिमूवल रेट निकालना है इन ड्रिलिंग, सो मेटल रिमूवल रेट, एरिया ऑफ कट कितना होगा, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यस सर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। वेलोसिटी कितना होगा, यार एक रिवॉल्यूशन में, अगर मैं बोलूं एक रिवॉल्यूशन में एप के बराबर काट रहा है, एप मतलब दैट इज योर mm पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में एप mm काट रहा है। सो एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, अगर मैं बोला एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, सो एक मिनट में आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया 500 रिवॉल्यूशन हो रहा है एक मिनट में, 500 रिवॉल्यूशन। सो एक मिनट में 500 रिवॉल्यूशन, यस और नो। सो एक मिनट में 500 रिवॉल्यूशन इनटू फीट, एक रिवॉल्यूशन में कितना काट रहा है, सो mm पर रिवॉल्यूशन इनटू रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो यहां से आपका इसका यूनिट आ जाएगा, एप इनटू एन इज नथिंग बट योर mm पर मिनट, दैट इज योर वेलोसिटी फॉर दिस वन। एप इंटू एन अगर मैं कंसिडर करूं बेटा, यहां पे छोटा सा लिख दे रहा हूं, एप इंटू एन अगर कंसिडर करूं, तो ये mm पर रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है। सो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज ये आपका पूरा इसका यूनिट आ गया, दैट इज योर mm पर मिनट, mm पर मिनट। मेरे साथ चलना ना, ऐसा नहीं सर छोटा लिख रहा है बड़ा लिख रहा है, अरे बेटा जितना जरूरत है सब बड़ा बड़ा लिखा हूं, बहुत अच्छे से देखोगे तो सब दिखेगा। ये समझा रहा हूं, उसमें मैंने हर चीज बताया आपको, तो ये समझ आपका दिमाग उस वे में चलना जरूरी है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम ना, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें हो सकता है यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट रैंकर है उसका एग्जाम क्लियर ना हो, है ना, क्योंकि ये एग्जाम एक फैक्टर मांगता है, एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं, और वो एक्स फैक्टर ना किसी में भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, बस ये था कि मेहनत करूंगा, ठीक, और वो मेहनत अगर सही वे में करते हो तो वो एक्स फैक्टर सब में निकल के आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो एक्स फैक्टर आप में है, ये याद रखना बेटा, उसको बाहर निकालना जरूरी है ना, उसको बाहर निकालना जरूरी है, ठीक। सो मेटल रिमूवल रेट पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ फीट into n. So this will be metal removal rate in case of drilling. In case of drilling किस में हो जाएगा, यूनिट अगर देखोगे तो ये अगर mm स्क्वायर है, ये आपका mm पर मिनट में हो जाएगा, तो ये भी mm क्यूब पर मिनट में होना चाहिए। तो यूनिट का ध्यान रखना, ये वाला आपका mm स्क्वायर में होना चाहिए, ये आपका mm पर रिवॉल्यूशन में होना चाहिए, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में होना चाहिए, तभी आपका ये आएगा mm क्यूब पर मिनट में। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये ध्यान से देखना, कौन सी यूनिट
के बारे में बात किया है। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है जिसमें यूनिट्स के बारे में मैंने बात किया है। ठीक, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन, नोट इट डाउन। दिस इज अबाउट योर ड्रिलिंग। एक्चुअली इतना अगर पढ़ लोगे तो यार आपके ड्रिलिंग के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्कबुक है, मैं वर्कबुक का क्वेश्चन करा रहा हूं, बट आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि आपको अपार्ट फ्रॉम द दिस है ना क्रैश कोर्स का जो आपको मिला है पीडीएफ, इसका तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे क्या होता है कि एक आपका मोमेंटम तैयार होता है कि हाँ यार इस पैटर्न में अपने को क्वेश्चन करते जाना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर साथ के साथ अगर लगाते जाएंगे तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। रही बात क्या सर अपने को ईएससी का लगाना चाहिए, जैसे बहुत लोगों के एक सवाल आते हैं कि सर जैसे आप तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करा दे रहे हैं, अपने को तकलीफ नहीं हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है और चीजें हमारे लिए आसान हो रही है। ठीक है भाई, सर थ्योरी वाले में थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है। सो थ्योरी के लिए आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं। आप प्रीवियस ईयर में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चंस उठा लीजिए, उसको लगाइए, उसके नोट्स बनाइए। अगर मैं बोलूँ पिछले 20 साल का अगर आप नोट्स बनाएंगे लगा के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पेज मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा का नोट्स नहीं बनेगा। उसको 3-4 बार रिवाइज कीजिए और उतना ही थ्योरी आपको पढ़ना है। रिमेंबर दिस वन। ठीक, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। उससे एक्स्ट्रा आया तो कोई एकदम 30 मार्क का होगा वही बनाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, ये रिलेटिव मार्किंग होता है यहाँ पे। यार अगर एक ऐसा पेपर आया जिसमें पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम में, उसमें आउट ऑफ 150 मार्क्स मैक्सिमम गया, तो आप ना 49 में टॉप कर जाएगा। 49 में आपका सेकंड रैंक आ रहा है जैसे, या 49.99 में है ना, जो भी आपका मिल रहा है मार्क्स, सो उसमें सेकंड रैंक आप अचीव कर सकते हैं। सो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस, अगर मैं बोलूँ 2020 यस टिल नाउ 2014 से अभी तक का डिफिकल्ट पेपर रहा है, और उसमें आप टॉपर्स के मार्क्स अगर देखेंगे सो वो कम रहा है, 86 है ना। 2014 से टिल नाउ सबसे कम मार्क्स अगर मैं बोलूँ टॉपर का तो वो रहा है। सो ये पेपर पे डिपेंड करता है, ये पेपर पे डिपेंड करता है। सो रिमेंबर दिस वन है ना, अपने को ना हमेशा ना इस तरीके से तैयार करना है कि यार मुझे ना जो पेपर मेरे पास आएगा, मुझे ये नहीं पता बाजू वाला क्या पढ़ा है, वो क्या पढ़ा, इससे मतलब मत रखना। अगर इससे मतलब रखना शुरू किए तो आप खुद के टेंशन में है ना नहीं पढ़ पाओगे, पागल हो जाओगे कि यार वो इतना पढ़ लिया। वो कई लोग तो बोल जाते हैं, कई लोग तो बोल जाते हैं अरे मेरा पूरा हो गया, लोग टेंशन में रहते हैं। अभी जैसे आप लोग अगर पीजी वीजी लेके रहते होंगे तो आजू बाजू जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रहते होंगे। सो कुछ लोग तो ये टेंशन में जीते हैं ना कि बाजू वाले का लाइट जल रहा है, साला रात भर पड़ रहा है, भले वो लाइट जला के सोया है। ठीक, तो ये चीज़ें मत करना है ना, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और ये चीज़ें थोड़ा सा बोलते हैं कि सर मतलब मैं टेंशन में आ जाता हूँ, उसका तो ये हो गया, उसका ये। आपको करना है भाई, आपको करना है। ये फील करो कि मैं कितने क्वेश्चंस बना लेता हूँ, किस तरीके से मेरा प्रिपरेशन है। हो सकता है वो इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से जानता होगा, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया। आप एक टॉपिक को जानते हैं जहाँ से क्वेश्चन आया, ऑब्वियसली आप उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये इरेज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके कॉपी में नोट्स होना जरूरी है, तभी आप रिवाइज करेंगे। स्क्रीनशॉट के भरोसे मत बैठा रहना, इसको नोट कर लेना भाई। ठीक, देखिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 13 जो शेपर वाला है, और मुझे लगता है आप शेपर का और बाकी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं है ना वो बनाइए। और जैसे पीआई और मैकेनिकल, आप मैकेनिकल ब्रांच से अगर बिलोंग करते हैं तब भी पीआई के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए है ना। हाँ, कुछ टॉपिक आपको लगता है कि यार ठीक है मैं नहीं जानता ये चीज़ है, लेफ्ट आउट है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों को आपको करना है जो रिलेटिव है, ठीक है ना, जो रिलेवेंट है आपके पर्टिकुलर टॉपिक से जो आप पढ़े हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए। ठीक है, पीआई वाले भी इसका ध्यान रखो कि मैकेनिकल के क्वेश्चंस आप लगाइए। ठीक है ना, ये जरूरी है भाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके वर्कबुक का।
ठीक। और जिनको भी ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है अभी भी, तो देखो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे मिल जाएगा, जो हमारा गेट एकेडमी ऑफिशियल चैनल है, वहां पे आपको ये वर्कबुक मिल जाएगा, और इसका हार्ड कॉपी निकाल के रख लो भाई, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, और ज़्यादा लगेगा भी नहीं, 10-12 पेज है, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और 3 सब्जेक्ट का अगर निकालोगे तो 60-70-100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 100 रुपये मुझे लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं। 100 रुपये मैं मानता हूँ, जब तकलीफ होती है ना तो 100 रुपये भी बहुत होता है, बहुत होता है, क्योंकि ये सिचुएशन आई नो। लेकिन अभी ना थोड़ा सा अपने को मैनेज करना रहेगा, हार्ड कॉपी रखना चाहिए। अब तो आप देख लीजिए किस तरीके से। और मैं अगर ऐसा रहता कि फेस टू फेस रहते तो मैं ये भी कहता कि यार मैं ज़रूर हेल्प कर दूंगा, लेकिन आपको पता है कि ये सिचुएशन ऐसा है कि मैं कहूँगा भी तो उसका वो मीनिंगलेस है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट कि मैं हेल्प कर दूंगा, मैं इस फॉर्म में हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ सिंगल पास ड्रिलिंग ऑपरेशन, अ थ्रू होल ऑफ 15 mm डायमीटर इज टू बी ड्रिल्ड इन अ स्टील प्लेट ऑफ 50 mm थिक। आपका डाया दे रखा है, डाया ऑफ ड्रिल इज 15 mm, इज 15 mm गिवन, ओके। उसके बाद कह रहा है कि 50 mm थिक, ओके, 50 mm थिक दे रखा है, 50 mm थिक। उसके बाद 50 mm थिकनेस, ड्रिल स्पिंडल स्पीड इज 500 आरपीएम, ओके, एंड दे दिया है 500 आरपीएम, 500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। फीड दे रखा है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन आपको दे रखा है। साथ के साथ आपको कह रहा है ड्रिल पॉइंट एंगल बीटा की वैल्यू है 118 डिग्री, 118 डिग्री, एज्यूमिंग 2 mm क्लियरेंस एट अप्रोच एंड एग्जिट। सो आपका अप्रोच लेंथ एंड ओवर ट्रेवल 2 + 2, 2 + 2, टोटल 4 mm ये दे रखा है, टोटल 4 mm ये दे रखा है। ये ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन में ना। हाँ, इवन दो ये तो खैर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ना, क्लियर कट नहीं समझ में आता कि एज्यूमिंग 2 mm क्लियरेंस एट अप्रोच एंड एग्जिट, तो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि दोनों को मिला के दिया है कि अलग अलग दिया है। सो आपको जब भी ये ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से ये है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, सो ना आप डबल लेके देखिए, है ना, और डबल से आंसर आ गया तो उसको टिक लगाइए, ठीक। और अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहा सर, तो आपको हमेशा ये डबल लेना चाहिए, मुझे लगता है ना। वो ये इस तरीके का अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हाँ वो बोल दिया दोनों मिला के साफ साफ कि टुगेदर अप्रोच लेंथ एंड ओवर ट्रेवल टुगेदर 2 mm, सो बात अलग है। लेकिन इसमें क्लियर नहीं है, समझ में आ रहा है, सो आप इसको एक साथ मुझे लगता है कि डबल लेना चाहिए, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद कह रहा है द टोटल ड्रिल टाइम इन सेकेंड इज, आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 35.1 सेकेंड में है, ये बी 32.4, सी 31.2 एंड डी 30.1। सो इस तरीके से आपको करना रहेगा। अब देखो, आप वीडियो यहीं रोकिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अभी तक तो हम फॉर्मूला जान लिए हैं किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, सोचिए, है ना। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यार सबसे पहली बात, इसमें पॉइंट ये आपका पॉइंट एंगल दे रखा है, पॉइंट एंगल दे रखा है मतलब इसमें कंपलसरी अप्रोच होगा, और कंपलसरी अप्रोच इक्वल टू एक्स इक्वल टू d/2 tan β/2। सो यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, सो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू d इज इक्वल टू 15 mm/2 tan β/2 मतलब 118/2। सो यहां से
एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद मुझे एल की वैल्यू चाहिए। एल की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एल इक्वल टू अप्रोच लाइन प्लस ओवर ट्रेवल दैट इज योर 4 mm, और टोटल टी भाई क्या था, अप्रोच लाइन प्लस ओवर ट्रेवल प्लस टी प्लस कंपलसरी अप्रोच। सो 4 प्लस 50 प्लस जो भी आ रहा है, ठीक है, 4 प्लस 50 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू भी निकाल लेता हूं मैं, है ना, एक्स की वैल्यू भी निकाल लेता हूं कितना आ रहा है। लेट्स सी 15 divided by 2 4.5 और 4.51 बोलना चाहिए क्योंकि 4.506 है, ठीक है ना। सो 4.51 4.51। सो ये एल की वैल्यू निकल गई। सो यार मुझे अगर मशीनिंग टाइम निकालना है, ड्रिलिंग टाइम, तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई एफ इंटू आंसर, एल डिवाइडेड बाई एफ इंटू आंसर, है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला था। एल की वैल्यू है क्या हमारे पास, है यार, दैट इज योर 58.51 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू बिल्कुल है सर 0.2 mm, और एन की वैल्यू है 500 आरपीएम। सो ये देखिए जिस तरीके से यूनिट रखा हूं, ये एमएम में है, ये एमएम पर रिवॉल्यूशन में है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में है। सो इसका यूनिट आएगा मिनट में, और आपको सवाल पूछा गया है सेकंड में। सो यहां से जो भी आंसर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा भाई 58.51 0.2 इंटू 500, ये आ रहा है मिनट में 0.5851। यहां से अगर मैं बोलूं आपका टी एम 0.5851 मिनट है ये। सेकेंड में इंटू 60 अगर कर देता हूं तो टी एम 35.1 सेकेंड। आपका आंसर आ गया भाई, ठीक, 35.1 सेकेंड, दैट इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। तो ये वाला सवाल आपका इस तरीके से बनेगा। आसान सवाल था, अगर फॉर्मूला और अप्रोच आपको सही से पता है कि किस तरीके से चीजों को अप्लाई करना है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। ये रेस कर रहा हूं भाई, ये रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल पढ़ रहा हूं, आपके वर्कबुक का सवाल है, ये क्रैश कोर्स वाला जो वर्कबुक है आपके पास, ठीक है। ये कह रहा है a hole of 20 mm diameter is to be drilled in a steel block of 40 mm thickness, 40 mm, ओके, दे रखा है। The drilling is performed at rotational speed of 400 mm, okay, 400 rpm 400 rpm and feed rate दे रखा है 0.1 mm per revolution, ठीक है भाई। The required approach and overrun of the drill together is equal to the radius, ठीक। हाँ, ये कह रहा है द रिक्वायर्ड अप्रोच एंड ओवररन ऑफ द ड्रिल टुगेदर, दोनों एक साथ, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ड्रिल, ठीक है भाई, है ना, वो इस तरीके से दिया है। अच्छा एक मिनट सेम
सेम सवाल हमारे पास है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही दिया है। दैट इज योर व्हाट, द रिक्वायर्ड अप्रोच एंड ओवररन ऑफ द ड्रिल टुगेदर बोला है, टुगेदर बोला है एक साथ, ठीक है ना। मैं इसको अलग अलग बोला है, क्या बोल रहा था, टुगेदर ही बोला है एक साथ। सो आपका टुगेदर बोला है मतलब क्या हो गया, अप्रोच लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल इक्वल टू, दोनों टुगेदर, है ना। इसका डाया कितना दिया था भाई, डाया ऑफ द ड्रिल बिट वाज गिवन, डाया आपका दे रखा है 20 mm, 20 mm दे रखा है, और अप्रोच लेंथ एंड ओवर ट्रेवल टुगेदर इज गिवन हाउ मच, रेडियस। सो अगर इसका डाया 20 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 mm, दोनों एक साथ मिला के 10 mm दे रखा है। और द ड्रिलिंग टाइम निकालना है मिनट में, कहीं पे पॉइंट एंगल नहीं दे रखा है, इवन दो कंपलसरी अप्रोच के बारे में कोई भी बात नहीं किया है। सो यहां से मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूं भाई। मेरे पास L इक्वल टू, सो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो 40 प्लस 10 दैट विल बी द 50 mm। और आपका फॉर्मूला क्या होता है यार, मशीनिंग टाइम L डिवाइडेड बाय F इंटू N, 50 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 400 आरपीएम, मिनट में ही पूछा है, तो मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 400, 1.25 मिनट, 1.25 मिनट आपका टीएम आ गया, 1.25 मिनट। मतलब एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल देखने जाते हैं अपन, ठीक है ना। एक सवाल 16 नंबर का सवाल है और ये टेलर्स टू लाइफ के साथ मिक्स करके पूछा गया है, अच्छा सवाल है मतलब, है ना। अगर आप सही से अप्रोच करते हैं सो आप ना विद इन मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर सही से अप्रोच नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, फंस जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ऑलरेडी मैं इससे पहले आप लोगों के साथ इस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूं, अब इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं तो और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आए हुए हैं और अप्रोच एक्चुअली कैसे करना है। क्योंकि सवाल आपको बनाना है विद इन टाइम बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर आ गया घर में आके आराम से बना रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना, आपको तो एग्जाम में ही बनाना है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Taylor's two-life equation is used to estimate the life of a batch of identical HSS2 drill by drilling through holes at constant feet in 20 mm thick mild steel plates, ठीक है। In test one 300 होल्स आपका ये प्रोड्यूस कर रहा है 150 आरपीएम में। 150 आरपीएम से जब इस ड्रिल बिट को अगर चला रहे हो तो ये 300 होल्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। उसके बाद टेस्ट 2 परफॉर्म किया गया, टेस्ट 2 में क्या कर दिया गया, स्पीड बढ़ा दिया गया 300 आरपीएम में। सो ये प्रोड्यूस कर रहा है उस समय, दैट टाइम इट इज व्हाट, अनदर ड्रिल लास्टेड 200 होल्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। सो आपको पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स दैट कैन मेड बाय अनदर ड्रिल फ्रॉम द अबव बैच एट 200 आरपीएम, 200 आरपीएम में अगर, तो ये कितना होल प्रोड्यूस करेगा। अब देखो ये होल की बात हो रही तो आपको पूरा कंप्लीट इंटीजर लेना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ना एक चीज मेंशन कर रखा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, है ना। एक्चुअली होल यार, होल तो आपका इंटीजर होना चाहिए ना, कितने नंबर ऑफ होल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस पूछा है, जैसा सवाल पूछा है वैसा ही आंसर करना रहेगा। सो करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस अपने को लिखना रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं इस सवाल में।
सो दिस इज नथिंग बट टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन का सवाल हो गया। अगर मैं बोलूं यार नंबर ऑफ होल्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज नथिंग बट टूल लाइफ, सो इसको टूल लाइफ कंसिडर कर लिया। दिस इज आरपीएम, दिस इज नथिंग बट योर स्पीड। सो माय डियर फ्रेंड 1 2, अगर यहां पे मैं बोलूं VTN equal to C, machining condition and tool material is the same. Now here I can apply V की जगह मैं रख रहा हूं 150 RPM into T की जगह रख रहा हूं मैं 300 to the power n. So ये हो गया V1 T1 to the power n equal to V2, मतलब 300 into 200 टू दी पावर एन। और इस तरीके से जब कंपैरिजन होगा तभी लिखना है, ये मैंने बताया है। वीटी इक्वेशन जो होता है वीटी टू दी पावर एन इक्वल टू सी, जो इक्वेशन होता है वो कंपैरिजन के टाइम पे लिखना रहेगा, मैंने आपको बताया ये चीज। एंड लास्ट आपको निकालना है, वी तो दे रखा है 200 आरपीएम, टी आपको निकालना है टी टू दी पावर एन, दैट इज व्हाट T3 बोल दिया, ठीक, जो निकालना है आपको। सो यार आपको दिख रहा है 3 पार्ट, 1 2 and 3। सो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर इक्वल कर दूंगा तो एन की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद सेकंड और थर्ड को इक्वल कर दूंगा तो T3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वल करता हूं सो यहां से एन इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, इतनी आदत हो जानी चाहिए अभी तक जितना मुझसे पढ़े हो तो, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा log 150 माइनस log 300 log 200 माइनस log 300। सॉल्व कर लेते हैं, यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी log 150 माइनस log 300 log 200 माइनस log 300, 1.709 आ रहा है, 1.71 राउंड ऑफ कर देता हूं। सो n इक्वल टू मुझे मिल गया 1.71। सो अगर n की वैल्यू मिल गई, नाउ माय डियर 2 एंड 3 को इक्वल कर रहा हूं मैं, 2 एंड 3 को इक्वल कर रहा हूं, n की वैल्यू मुझे मिल गई है। सो 2 और 3 को अगर इक्वल करूंगा तो डायरेक्ट पुट कर दो यार, 300 इंटू 200 टू द पावर 1.71 इक्वल टू 200 इंटू T3 टू द पावर n, एंड मतलब 1.71। सो यहां से अगर मुझे T3 निकालना है तो T3 इक्वल टू 300 इंटू 200 टू द पावर 1.71 डिवाइडेड बाय 200। यही होगा, ठीक। सो ये हो जाएगा 300 इंटू 200 टू द पावर 1.71, 200 1/7, 253.517 तो 56। So T3 equal to, I can write 253.52 will be the number of component. So this will be the answer. This will be the number of holes. When you are using this tool at 200 RPM, you can produce this number of holes. ठीक, दिस नंबर ऑफ होल्स। सो देखिए ये सवाल ना आसान सवाल था, बशर्ते ये है कि आपको ये अप्रोच, अब मुझे लगता है अगर आप इतने दिन से लेक्चर देख रहे हैं और पूरा लेक्चर जिन्होंने देखा है उनको ये एकदम इजीली क्लिक कर गया होगा और बहुत आराम से आपने ये क्वेश्चंस बना लिए होंगे, ठीक है ना। सो आगे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं अब धीरे से ना, ये अब टॉपिक आपका खत्म होने वाला है, मिलिंग अब बच गया और एक ग्राइंडिंग बच गया जिसके बारे में मुझे बात करना है, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट ये एंड की ओर है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा नेक्स्ट
दैट इज योर मेटल फॉर्मिंग। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू चलते रहेगा और बहुत जल्दी हम लोग प्रोडक्शन के एंड की ओर पहुंचेंगे, ठीक। और आप कंटिन्यूसली देखिए, ये ऐसा है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन में आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, रोज का रोज मेहनत करेंगे तभी जाके कुछ होगा। एंड प्रिपेयर अ टाइम टेबल, उसी के हिसाब से आप चीजों को फॉलो करो, ठीक। आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता आप किस तरीके से चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर, इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए प्लीज, आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट ना बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेट करता है। ये अप्रिशिएशन मिलते जाएगा, उतना मजा आते जाएगा। और ना आप ना तेजी बनाए रखो, मत छोड़ो यार, मत छोड़ो, छोड़ना ही नहीं है। मुझे ना ये सोच लो कि रोज का रोज पढ़ना है, पढ़ना ही तो है यार। आपको कौन बोल रहा है 8 घंटे मजदूरी करना है? उनकी लाइफ सोचो, वो बहुत खतरनाक है ना। मतलब आपको 8 घंटे अगर मैं मजदूरी करने भेज दूं ना, हालत खराब हो जाएगा। आपको एक जगह बैठ के पढ़ना है। सो मुझे लगता है ये काम बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सो लगा दीजिए जान, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।